मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं तो इसके अंतर्गत सारे वेव आ गए, जैसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विवग्योर। ये विवग्योर हो गया आपका 7 कलर जो आंख से दिखाई देता है, इसको विजिबल कहते हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इसमें विवग्योर के अलावे जितने भी हैं सब इनविजिबल है। ना तो गामा रे दिखाई देता है, ना एक्स रे, ना अल्ट्रावायलेट, ना इंफ्रारेड, ना माइक्रोवेव, ना रेडियो वेव। केवल आपका जो विजिबल पार्ट है वो विवग्योर है, बाकी कोई भी वेव आपको खुले आंख से दिखाई नहीं देगा। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो हम सारे वेव की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, चाहे रेड लाइट हो, ऑरेंज लाइट हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, माइक्रोवेव हो, एक्सरे हो, रेडियो वेव हो या गामा वेव हो, ये जितने भी तरंग हैं सभी तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट पॉइंट है, इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देयर आर टू ऑसिलेटिंग फील्ड, दो ऑसिलेटिंग फील्ड होता है। ऑसिलेटिंग का मतलब जो फील्ड ऑसिलेट करता है, दोलन करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसमें दो ऑसिलेटिंग फील्ड होता है। पहला है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो ऑसिलेटिंग फील्ड होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑसिलेट कर रहा है, इसका वैल्यू बढ़ घट रहा है, चेंज हो रहा है। इसका पिक वैल्यू है E0, ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू E0 है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी ऑसिलेटिंग है, देख सकते हैं ये ऑसिलेट कर रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, चलना को इंग्लिश में प्रोपेगेट करना बोलते हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये चल रहा है, किस स्पीड से? तो लाइट का या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एयर में स्पीड सेम होता है, जिसको हम लोग c कहते हैं। c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हवा या निर्वात में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम होता है। एयर या वेकम में ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका स्पीड सेम होता है, किसके बराबर? लाइट के स्पीड के बराबर। अगर हम पूछें रेडियो तरंग का स्पीड हवा में क्या होगा, तो c होगा। इंफ्रारेड का स्पीड एयर में c होगा। विवग्योर का स्पीड एयर में c होगा। अल्ट्रावायलेट का स्पीड एयर में c होगा। यानी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड इन एयर और वैक्यूम, which is denoted by the letter c, whose value is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो ऑसिलेटिंग फील्ड होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यह दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स जेड प्लेन। तो यह जो दोनों प्लेन है, एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है। मैग्नेटिक फील्ड का पिक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू B0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घटते घटते जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटते घटते जीरो हो गया। इसका मतलब दोनों फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करता है। तो याद करते चलिए ये सारा पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो ऑसिलेटिंग फील्ड होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यह दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। इसीलिए जो वेव का नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर, यानी जिस डायरेक्शन में वेव चलता है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है वेव, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं वाई एक्सिस यानी वाई एक्स प्लेन में, और ये एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। यानी ये जो c है, स्पीड ऑफ लाइट कहिए या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए, ये परपेंडिकुलर है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है और ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज किया जा सकता है, तो हाँ, क्योंकि वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और यह दोनों फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। देख सकते हैं 1 सेकंड में अगर ये 1 चक्कर लगा रहा है तो यह भी 1 सेकंड में 1 ही चक्कर लगाएगा। यहाँ पर सेम टाइम में सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है। तो चूंकि दोनों का फेज सेम है तो फेज में जो डिफरेंस होगा यानी फाई वो 0 डिग्री होगा। देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। That means the phase difference between these two oscillating field is 0 degree because they oscillate in the same phase. ऑप्शन देगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो आपको 0 डिग्री में लगाना है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है ये जो C है, वेक्टर C इज अलोंग E क्रॉस B। देखिए वेक्टर E y एक्सिस के अलोंग है और वेक्टर B z एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर 3 वेक्टर है, वेक्टर C हो गया x के अलोंग, वेक्टर E हो गया y के अलोंग और वेक्टर B हो गया z के अलोंग। अगर हम E क्रॉस B करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो अपवर्ड यानी इधर आएगा, यानी C का डायरेक्शन किधर है, E क्रॉस B के अलोंग है। यह भी क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है। तो इसका तो आंसर है x एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करता है, लेकिन इसका सबसे बढ़िया आंसर है E क्रॉस B के अलोंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसी के अलोंग ये प्रोपेगेट करता है। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लेना है। एक फॉर्मूला है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। वेक्टर E बराबर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 वेक्टर होते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एक हो गया प्रोपेगेशन वेक्टर यानी वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन का मतलब तरंग संचरण। तरंग संचरण इस दिशा में तरंग संचरित हो रहा है, इसके लंबवत दिशा में दोनों फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो फार्मूला होता है E बराबर B क्रॉस C। अब वेक्टर E का मैग्नीट्यूड E होगा, जैसे A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, तो B क्रॉस C हो जाएगा BC साइन थीटा, जहां थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि वेक्टर B और वेक्टर C 90 पर ऑसिलेट कर रहा है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो E बराबर हो गया BC, C बराबर हो जाएगा E बाई B। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होता है। अब सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू चेंज हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 वोल्ट पर मीटर और उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू है मान लीजिए 5 टेस्ला। तो किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है और उसी टाइम पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है, ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड है। यानी किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का जो रेशियो आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो मान लीजिए किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E0 यानी मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B0 नहीं होगा? जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। तो ये E0 बाई B0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड का जो पिक वैल्यू होगा उसका रेशियो C होगा, E बाई B, E0 बाई B0। ये E का मतलब हो गया किसी टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का मान, या पिक इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पिक मैग्नेटिक फील्ड। या एक और फार्मूला है 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी है और ये परमिएबिलिटी है, ये एयर की परमिएबिलिटी है, ये एयर की परमिटिविटी है। परमिटिविटी कांस्टेंट हम लोग यूज करते थे इलेक्ट्रोस्टैट में,
जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे, और परमिएबिलिटी कांस्टेंट यूज़ किए थे मैग्नेटोस्टेट में, जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे। तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों ही फील्ड है, यानी दोनों ही कांस्टेंट यूज होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट का 3 फार्मूला हो गया, ई बाई बी, ई नॉट बाई बी नॉट, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इन अदर मीडियम, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मान के चलिए लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको विवग्योर कहते हैं, तो किसी अदर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड एयर से थोड़ा कम होता है, जैसे वाटर में या ग्लास में लाइट का स्पीड कम होता है, तो उस स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो v का फार्मूला, जैसे c का 3 फार्मूला है वैसे ही v का 3 फार्मूला होगा। c क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर और वैक्यूम, और v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अदर मीडियम। तो v बराबर ई बाई बी, ई नॉट बाई बी नॉट बराबर 1 बाय, यहाँ पर एयर के लिए स्पीड c था, तो एयर का परमिएबिलिटी म्यू नॉट और एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अदर मीडियम है तो अदर मीडियम का परमिएबिलिटी म्यू और परमिटिविटी एप्सिलॉन, तो v का भी 3 फार्मूला मिल गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑसिलेटिंग नेचर का है, तो क्या इक्वेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या इक्वेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और सेम फेज में ऑसिलेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर ये बी नॉट हो गया पीक मैग्नेटिक फील्ड यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और ई नॉट हो गया पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी, तो देख सकते हैं दोनों फील्ड की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है यानी सेम है, और के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेट करना माने चलना यानी गमन नियतांक, और के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लेमडा, याद रखिएगा के बराबर 2 पाई बाय लेमडा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंड लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एफ लेमडा, भी इक्वल टू एफ लेमडा। तो के का 2 फार्मूला हो गया, एक 2 पाई बाय लेमडा, एक ओमेगा बाय भी, इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बोलते हैं। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, रेडियो वेव हो, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन से मिलकर बनते हैं। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनते हैं, फोटोन से, और हर फोटोन का एनर्जी होता है एच न्यू, एच सी बाई लेमडा एम सी स्क्वायर, जहाँ एम फोटोन का मास है और सी फोटोन का स्पीड है, लेमडा फोटोन का वेवलेंथ है, न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। यानी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड ऑफ फोटोन। ये क्वांटम ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था कि लाइट जो है फोटोन से बनता है, तो जब भी हम लाइट बोलते हैं तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट फोटोन से बनता है, तो इसका मतलब सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन से बना है, और किसी एक फोटोन की एनर्जी का 3 फार्मूला है, और फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, तो किसी भी फोटोन का मास m होता है, किसी फोटोन का मास m है और उसका स्पीड c है, तो मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, तो mc होगा। अब mc का वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ पर 2 c है, तो एक c को अगर हम e के नीचे डाल दें, जैसे e बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, e इज इक्वल टू mc स्क्वायर यानी mc इंटू c, तो mc का वैल्यू होगा e बाई सी, ठीक है। और यहाँ से देखिए एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल हो गया, तो mc का वैल्यू हो गया h बाई लेमडा। इसका मतलब फोटोन के एनर्जी का 3 फार्मूला और फोटोन के मोमेंटम का भी 3 फार्मूला। ये काफ़ी फार्मूला है, यहाँ पर इस टॉपिक में सारे फार्मूला को आप याद रख पाइए तो ठीक, नहीं तो कुछ फार्मूला है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, उसको आप याद रख लीजिएगा। सी का ये तीनों फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। एक याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में चलता है, ई क्रॉस बी, और जितना भी फार्मूला है सब में पहले ई है। जैसे सी किस डायरेक्शन में चलता है, ई क्रॉस बी, पहले ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर ई बराबर बी क्रॉस सी, देख रहे हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है तब मैग्नेटिक फील्ड है। सी बराबर ई बाई बी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी फार्मूला में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है फिर मैग्नेटिक फील्ड बोलना है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम, यानी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं है। वो बिना माध्यम के भी चल सकता है और माध्यम हो तो भी चल सकता है। वेकम का मतलब निर्वात, जहाँ कोई भी मीडियम नहीं है वहाँ से भी लाइट पास होता है। तो लाइट पास होता है इसका मतलब सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगा, अल्ट्रावायलेट हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो। इन एयर और वैकम, हवा या निर्वात में, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड सी, सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग का हवा या निर्वात में समान स्पीड होता है जो कि c के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है? ट्रांसवर्स है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव चलता है उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होते। इसका मतलब जैसे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्लेट चार्ज्ड है, तो इस चार्ज्ड कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इस फील्ड से हम लाइट पास कराएंगे तो क्या लाइट डिफ्लेक्ट होकर इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा? नहीं, ये सीधा निकलेगा। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएं या फिर मैग्नेटिक फील्ड से, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है और दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड से हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मीडियम चेंज, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज होगा लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी और अगर उसमें कलर है तो वो चेंज नहीं होगा। ये आप ऑप्टिक्स में पढ़े थे कि लाइट जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कलर नहीं होता, हम जिसको देख पाते हैं उसी का कलर है। ये 7 रंग हम देख पाते हैं विबग्योर। अब बताइए इंफ्रारेड दिखता भी नहीं है, बताइए उसका कलर क्या है? अल्ट्रावायलेट दिखता भी नहीं है, उसका कलर क्या है? तो इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी पे जोर दे रहे हैं, जब भी मीडियम चेंज होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई चार्ज अगर स्टैटिक है यानी रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई चार्ज अगर स्थिर है, रुका हुआ है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ पैदा करेगा। कोई चार्ज अगर एक समान वेग से चल रहा यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्ज आगे बढ़ेगा फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। अब मान लीजिए ये चार्ज रुका हुआ है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 वोल्ट पर मीटर। जैसे ये चार्ज मूव कर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नेचर का होगा और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नेचर का। लेकिन अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है मतलब जैसे ये चार्ज है ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, या कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है यानी इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसे वो स्ट्रेट भाग रहा है लेकिन एक्सेलरेट होते हुए, तो ऑसिलेट, कोई चार्ज अगर ऑसिलेट हो रहा हो या एक्सेलरेट हो रहा हो, दोनों बात समझिए। कोई चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा है यानी दोलन कर रहा है, आगे पीछे ऐसे दोलन कर रहा है, या फिर वो स्ट्रेट जा रहा है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन में उसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा? ऑसिलेटिंग, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा? ऑसिलेटिंग, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब ध्यान देने की यह जरूरत है कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। लेकिन कोई चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, या दोलन कर रहा है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस होगा। पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तब प्रोड्यूस होता है जब चार्ज ऑसिलेट करे या एक्सेलरेट हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑसिलेटिंग होगा तो वह अपने आप ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है।
सुनिए ध्यान से, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग नेचर का है तो वह अपने आप ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करता है यानी उत्पन्न करता है, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी दोनों जो फील्ड है एक दूसरे को रीजेनरेट करता है। रीजेनरेट करता है माने एक दूसरे के उत्पत्ति का कारण है, एक दूसरे को संपोषित करता है। संपोषित करता है यानी एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी दोनों फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करता है। यानी एक फील्ड आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा और दूसरा आएगा तो पहला ऑटोमेटिक। तो इस तरह से दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करता है, रीजेनरेट करता है। तो चलिए अब आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपका चैप्टर 5 हो गया मॉडर्न फिजिक्स का। लिखिए, स्टेशनरी चार्जेज यानी रुका हुआ चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल चार्जेज इन यूनिफॉर्म मोशन कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट डू नॉट वेरी विथ टाइम। अगर कोई चार्ज रुका है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, लेकिन कोई चार्ज अगर एक समान गति से चल रहा है और जब भी कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो वहाँ पर डीसी करंट फ्लो होता है। तो डीसी करंट के कारण कैसा फील्ड बनता है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज अगर एक समान गति से चलेगा, डीसी करंट में क्या होता है? डीसी करंट में जो चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन एसी करंट में जो चार्ज मूव करता है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी चार्ज का वेलोसिटी बढ़ता है कभी घटता है। तो जब भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा यानी डीसी करंट फ्लो होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन कांस्टेंट। मैक्सवेल शोड दैट, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने यह दिखाया कि एक्सेलरेटेड या ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि उसके चारों तरफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड which produces an oscillating magnetic field which again produces an oscillating electric field and so on। कोई चार्ज अगर ऑसिलेट हो रहा है तो उसके चारों तरफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो मतलब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करता है। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दस रीजेनरेट ईच अदर। इसलिए दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करता है, रीजेनरेट करता है, एक दूसरे को उत्पन्न करता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसी फ्रीक्वेंसी का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कहलाएगा। फिर से सुनिए, मान लीजिए चार्ज धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितना चार्ज का है। अगर चार्ज एक सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। अगर चार्ज एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, बहुत फास्ट ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी वही होगा। सो द सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसीलिए ये जो सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब होता है कि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ सस्टेनिंग है, यानी अपने पर निर्भर है। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो पहला है, एक है तो दोनों है, ये अपने आप दोनों चलते रहता है। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन, तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है ये सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ ही माने खुद से ही एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी है,
एक लाइन से लिखते चलिए और यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। इट्स स्पीड इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनका स्पीड एयर या वैक्यूम में ये होता है। इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड सो इट कैन बी पोलराइज्ड। इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसलिए इसको हम पोलराइज कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यह डिफ्लेक्ट नहीं होता। इन इट यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एंड ई एंड बी आर इन सेम फेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो ये वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ये सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। आप इस डायग्राम से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये सी यानी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ये सब एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन सी इज अलोंग ई क्रॉस बी। अगर पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किस दिशा में होती है, तो ई क्रॉस बी में टिक लगाइएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ -kx भी लिख सकते हैं या +kx भी लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है बी नॉट साइन ओमेगा टी +kx या -kx। दोनों फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, यानी सेम फेज में ऑसिलेट करता है। वेक्टर ई बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी, ई बराबर बी सी साइन थीटा, थीटा लेकिन 90 है। बी और सी के बीच का एंगल यहां देख रहे हैं 90 है। तो यहां से मिल गया बी बराबर ई बाई सी, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी, यानी सी का फॉर्मूला मिल गया। इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो गया ई बाई बी, ई नॉट बाई बी नॉट, और एक फॉर्मूला होता है 1/√μ0 ε0। सी का 3 फॉर्मूला मिल गया। के को क्या कहते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसका 2 फॉर्मूला है 2π/λ, और अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये ω/c है, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सी का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 ε0, ये वाला फॉर्मूला। और भी का फॉर्मूला यानी अदर मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है 1/√μe, जहां म्यू परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन परमिटिविटी है उस मीडियम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को भी ढोता है और मोमेंटम को भी। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन से बनता है और प्रत्येक फोटोन में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो यानी फोटोन चलता है, यानी एनर्जी चलता है, मोमेंटम चलता है। तो इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम को ढोता है। एक फोटोन की एनर्जी होती है h, जिसका एक और फॉर्मूला hc/λ, जिसका एक और फॉर्मूला है mc²। और फोटोन का मोमेंटम होता है mc, मास इनटू वेलोसिटी, जिसका एक और फॉर्मूला h/λ, एक और फॉर्मूला e/c। Frequency of an electromagnetic wave does not change with medium, but wavelength and velocity change. किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर नहीं बदलता, लेकिन वेवलेंथ बदलता है। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखिए यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
यहाँ पर देखिए सी का 3 फार्मूला हो जाएगा। एक हो जाएगा E/B, एक होगा E0/B0, एक होगा 1/√μ0ε0। उसी तरह से भी का भी 3 फार्मूला होगा। अदर मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होगा उसका भी एक फार्मूला होगा E/B, दूसरा होगा E0/B0 और तीसरा होगा 1/√μ×ε। जहाँ म्यू हो गया उस अदर मीडियम का परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन हो गया अदर मीडियम का परमिटिविटी। तो यहाँ तक आज आपको लिखना है। अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और अगले क्लास में ये इसका थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।